हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, दोबारा से बहुत स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की क्लास में। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की चैप्टर की सीरीज में हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, डी ब्रॉगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस की, जिसमें हमने समझा था कि किस तरह से, ठीक है, लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली ने जो डुअल नेचर कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट के नेचर का जो डुअल नेचर माना जाता था, उस कॉन्सेप्ट की जो एम्बिग्यूटी या जो कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को उसने क्लियर किया था और उसने ये कहा था कि सिर्फ लाइट नहीं, हर एक मूविंग पार्टिकल जो है वो कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड करता है अपने साथ में, और ये वेव जो है उसके साथ एसोसिएटेड रहती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उस वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन भी दिया था हमें, विच इज व्हाट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज, ठीक है, मोमेंटम था। हमने देखा था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास में ये, ठीक है, रिलेशन आया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल की, ठीक है, जिसके पास मैटर पार्टिकल की जिसके पास कुछ मास और वेलोसिटी होगी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, जहां पर p जो है वो क्या है, मोमेंटम है। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते थे। क्लियर? अगर किसी भी मोमेंटम, किसी भी मैटर पार्टिकल के पास कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जनरली अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें पार्टिकल का मास और वेलोसिटी गिवन होगी या उसका डायरेक्ट मोमेंटम गिवन होगा, तो आप उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर, बट आपको मोमेंटम नहीं गिवन है, क्योंकि देखिए अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्लियर है? अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, क्लियर, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, क्लियर, और वेलोसिटी होगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, जो कि दे रखा है हमें यहाँ पर, और साथ ही साथ में मोमेंटम के अलावा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर है? आप ये चीज सोच पा रहे हैं, है ना? अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम जाकर के आगे जाकर के देखते हैं कि अगर हमें मोमेंटम या वेलोसिटी नहीं दे रखी हो, ठीक है, मैटर पार्टिकल की, और उसकी बजाय हमें क्या दे रखा हो, एनर्जी दे रखी हो। मैटर पार्टिकल की क्या दे रखी हो स्टूडेंट्स? एनर्जी दे रखी हो, सॉरी। तो उस केस में हम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो देखिए सबसे जो हमारा टॉपिक है वो आज इसी बारे में है। क्या कहना, देखिए, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर आपको किसी भी मूविंग पार्टिकल की एनर्जी गिवन हो, तब आप उस केस में उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हमें नीडी होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा है किसके बीच में, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले उस रिलेशन की बात कर लेते हैं। मैं इसको रद्द कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, रिलेशन बिटवीन momentum and kinetic energy of moving particle। क्लियर है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन देखते हैं कैसे। वी नो दैट, देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। क्लियर है? मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं हम। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू m, P स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो गया। चलिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक m को निकाल करके अपॉन में डाल देता हूँ, या फिर दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 के फैक्टर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड। अगर मैं 2 के फैक्टर से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाता है p स्क्वायर बाय 2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, कुछ चीज आप क्लियर हो रही होगी यहाँ पर। यहाँ से एक m में उठा करके इसके अपॉन में डाल देता हूँ,
तो p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू क्या रह गया, mv स्क्वायर बाय 2। कुछ चीज दिखने लगी आपको? तो ये देखिए, तो ये क्या बन गया, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर जो होगा हमारा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ EK। EK मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमारे पास में रिलेशन आ गया। क्या आ गया कि EK इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ये है, अगर मैं 2m को इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m EK, और p बन जाएगा आपका √2m EK। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसी रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे कुछ पर्टिकुलर मेटल पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हम डराइव करेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लियर है? और उन पर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम उस रिलेशन को डायरेक्टली उन प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? तो आप इस चीज को नोट करें और उसके बाद में हम हमारे आगे टॉपिक पर चलते हैं। क्लियर है? इसको नोट कीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं, सब हेडिंग डी ब्रोगली wavelength of accelerated charged particle। सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इस बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे कुछ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की। चार्ज पार्टिकल्स जो ऑलरेडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। क्लियर है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सबसे पहले समझिएगा इस चीज को, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके पास में कुछ एनर्जी होगी, कुछ मोमेंटम होगा, कुछ वेलोसिटी होगी। उस केस में अगर आपको उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, p लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv पुट करेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बट अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और रेगुलरली अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर है? तो उस केस में आपको अगर मान लीजिए एनर्जी के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसके थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एनर्जी के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक्सेलरेट कैसे होता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है बच्चों कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। क्लियर है? तो देखिए, किसी चार्ज पार्टिकल की अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, या फिर और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m EK। क्या अब मैं इस रिलेशन का यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल रिलेशन का यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है P इज इक्वल टू √2m EK। क्लियर गाइस? आपको ये चीज पता है, P की जगह हम यहाँ पर √2m EK यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अब देखिएगा, वी नो दैट क्या कि V जो होता है वो क्या होता है, W अपॉन Q। पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन जो होगा चार्ज पर वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। और वर्क जो होता है क्या वो एनर्जी के इक्वल होता है, जितना वर्क होगा किसी चार्ज पर उसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैं W की जगह अगर मैं E पुट कर देता हूँ तो E क्यू की वैल्यू हो जाती है V इंटू क्यू, या फिर Q इंटू V, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है हमारे पास में, यहाँ पर किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या आ रही है, QV या Q इंटू V। क्लियर है? आपको ये चीज समझ आ रही है, Q इंटू V। तो देयरफॉर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन हो जाता है चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, जनरली वो आप ये यूज करेंगे यहाँ पर √2m QV। बात समझ आ रही है आपको, √2m QV। मैंने ये रिलेशन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए m q तो कांस्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी आपके पास यहाँ पर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, V के पोटेंशियल डिफरेंस के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के।
मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की, बट डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, मतलब अलग अलग पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल पर वेवलेंथ जो है वो अलग अलग मिलती है हमें। तो ये रिलेशन यहाँ से मालूम पड़ता है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको इस रिलेशन को यूज करने की रिक्वायरमेंट आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए प्लीज। ये देखिए जरा, क्लियर है? तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई। तो चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m qv, जहां पर m जो होगा वो मास ऑफ पार्टिकल, q चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड v इज अप्लाइड पोटेंशियल, और h जो होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है। चलिए, तो इसी केस में मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखेंगे। तो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मैटर पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, प्लस उसके साथ साथ क्लियर उस मास और चार्ज होगा। इसका मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया और इसको पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं रिलेशन जो यूज करूंगा वो यही करूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m qv। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m qv। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है आपको। h की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड। क्लियर है? m जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आई होप आपको मालूम होगा ये चीज कि यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, उसकी वैल्यू ये होती है। q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? और v जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है। वो क्या है, वेरिएबल है। v कांस्टेंट नहीं होगा दोस्तों, v की वैल्यू आप रेगुलरली चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी भी v की वैल्यू पर ये वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। क्लियर है? इसलिए इनको चेंज नहीं करना है। चलिए, तो अगर मैं ये वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले में पुट ऑन कर देता हूँ, इधर कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 होल ऑन डिवाइड बाय 2 इंटू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 into 1.6 10 to the power minus 19 into v। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। चलिए, तो आपको इस रिलेशन को क्या करना है, इन सारे डेटा को ठीक है सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, आप कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता देता हूँ कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होगा वो गाइस ये होगा 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के अंदर ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। v की वैल्यू यहाँ पर आप डिफरेंट पुट करके उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट इस रिलेशन को याद रखें। क्लियर है? रिमेंबर, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिमेंबर करें। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, इसी केस में, इसी सीक्वेंस में हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज पॉज करके। ठीक है, हम बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। पूरा रख नहीं करते हैं इसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों, प्रोटॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी भी वेवलेंथ देख लेते हैं क्या होगी अलग अलग पोटेंशियल पर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी रिलेशन यही काम आएगा दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m qv। h की वैल्यू यही होगी। क्या मास ऑफ प्रोटॉन ये होगा क्या, नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन ये नहीं होगा। प्रोटॉन इज हैवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा ये चीज। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर है? प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है और कुछ इस यूनिट वैल्यू का होता है। क्लियर है? चार्ज सेम होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? v अगेन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिलेशन में पुट करने हैं। तो अगर ये डेटा आप रिलेशन में पुट करते हैं 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 रूट ऑफ
2 into 1.67 10 to the power minus 27 into 1.6 10 to the power minus 19 into v। क्लियर है बच्चों? और इस डेटा को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास रिलेशन कुछ ये आएगा 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट याद रखें। क्लियर है? आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक सॉल्व करना मैंने बता दिया है। इसके आगे आप खुद कर सकते हैं और डायरेक्ट यूजर जो है वो इसका लगभग कुछ ये आएगा 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, ये हो जाएगी डी ब्लॉक इज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? एक और करें चार्ज पार्टिकल्स के सीक्वेंस में। चलिए एक और कर ले जाए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे रब कर दूं बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि डी ब्लॉक वेवलेंथ ऑफ, चलिए एक और पार्टिकल बताता हूँ आपको, चार्ज पार्टिकल। डी ब्लॉक इज वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जानते हैं आप क्या होता है? न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास जो होता है वो डबल ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का डबल न्यूट्रॉन, समझ में आया? डबल प्रोटॉन, उसको अगर मिक्स करेंगे तो न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास जो होता है वो प्रोटॉन से डबल होता है, बट चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। याद रखें इस चीज को। तो लैम्डा इसमें हम यहाँ पर यूज करेंगे √2m⁴ क्लियर है? लैम्डा की वैल्यू यही आएगी। एच की वैल्यू दोबारा से 6.63 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट में। एच ठीक है। एम जो हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज याद रखें बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। कितना हो जाएगा? 2 into 1.67 10 to the power minus 27 kgs। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 10 to the minus 19 10 to the power minus 19 कूलम। क्यों हो गया? वेरिएबल ही होता है। अगर इन डेटा को हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर फॉर्मूला में पुट करते हैं 6.62 10 to the power minus 34 रूट ऑफ 2 into 1.67 10 to the power minus 27 1.6 10 to the power minus 19 into v। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। क्लियर है? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से क्या करना है? सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू याद रख के पुट करनी है यहाँ पर। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? डी ब्लॉक इज वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन आएगी आपके पास 0.202 होल ऑन रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये हो जाएगी आपके पास में न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। नोट कीजिए जल्दी से। चार्ज पार्टिकल्स की सीरीज में ही एक और चार्ज पार्टिकल को लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल देख लीजिए जल्दी से, मैं नोट करवा देता हूँ आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या मैं थोड़ी रिमूव कर दूं? चलिए चार्ज पार्टिकल्स की सीक्वेंस में, चार्ज पार्टिकल्स की सीक्वेंस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा का साइन यही होता है बच्चों, अल्फा। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास जो होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मास जो होता है वो 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। याद रखेंगे आप, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? मास हो जाएगा ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इज मास हो जाएगा 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज हो जाएगा ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिकॉज हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू √2m⁴v। यही होता है। यहाँ पर लैम्डा के अल्फा की फाइंड कर रहे हैं, तो अल्फा मास और चार्ज दोनों ही किसके आएंगे? अल्फा के आएंगे बच्चों। पुट कर दीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? 6.62 10 to the power minus 34 रूट ऑफ 2 into एम अल्फा क्या हो जाएगा? एम अल्फा हो जाएगा 4 into 1.67 10 to the power minus
27 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी। क्लियर है? इस ये डेटा सारे मैंने पुट कर दिए यहाँ पर। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लैम्डा अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 0.101 होल ऑन रूट बी एंगस्ट्रॉम। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आएगी बात आपको? तो ये आपके जो मेन चार्ज पार्टिकल्स हो गए, मेन क्या जनरली सारे ही चार्ज पार्टिकल हो गए, ठीक है, मोस्टली उन सबकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दी है। क्लियर है? आपको इस चीज को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए और ये सारी वैल्यूज जो इनके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी लर्न होने चाहिए एज ए टिप्स। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल कौन होता है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। बताता हूँ आपको कि न्यूट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। न्यूट्रॉन की वेवलेंथ इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताइए जल्दी से? क्योंकि उसके पास में चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन जो है वो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट भी नहीं होगा। तो फिर न्यूट्रॉन कैसे एक्सेलरेट होगा? उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके सेंस में हम फाइंड करेंगे? तो हम ये बात को भी आगे करते हैं। आप इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए प्लीज। चलिए बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल की या न्यूट्रल पार्टिकल की। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा। देखिए ओके, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। चार्ज, नो चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। याद रखिएगा, मास होता है बट चार्ज नहीं होता इसके पास। चार्ज इसका नो चार्ज बट मास किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा रिलेशन पे। h इज इक्वल टू √2mE यहाँ तक जानते हैं ना हम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम के से यहाँ तक आएंगे हम। तो लैम्डा की वैल्यू हम ये जानते हैं कि होती है h/√2mE। अब एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। पोटेंशियल से उसका कोई मतलब लेना नहीं है। पोटेंशियल उसी को अफेक्ट कर सकता है जिसके पास कोई चार्ज होगा ही, ठीक है ना। जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को कैसे एनर्जी दी जाए? एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होगी? न्यूट्रॉन को एनर्जी कैसे मिलेगी? क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूट्रल पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी के। किसके बच्चों? टी इज व्हाट? टी इज योर टेम्परेचर। टी इज व्हाट? टी इज योर टेम्परेचर। जैसे जैसे हम न्यूट्रल पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होगी? रेगुलरली इंक्रीज होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा के। क्या होगा बच्चों? के। और यहाँ से एनर्जी का रिलेशन बनेगा E इज इक्वल्स टू KT। न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो KT के इक्वल होगी। K इज व्हाट? K इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.38 10 टू द पावर -3 जूल पर केल्विन। 1.38 10 टू द पावर -3 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही रिलेशन यूज करना है। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m। इसकी जगह क्या पुट कर देना है? KT पुट कर देना है बच्चों। क्या पुट कर देना है? KT पुट कर देना है। E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये रिलेशन बन गया हमारे पास में न्यूट्रल पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब कौन हुआ? न्यूट्रॉन हुआ। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 10 टू द पावर -34 होल ऑन 2 इज इनटू 1.67 10 टू द पावर -27 into 1.38 10 to the power -23 into T। यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी रहेगी बच्चों? T रहेगी। सॉरी, ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी रहेगी यहाँ पर? कैपिटल T, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे एनर्जी चेंज होगी और अगर एनर्जी चेंज होगी तो आपका लैम्डा जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज
हो जाएगा, इसलिए ये वेरिएबल क्लियर है। तो इन सारे डेटा को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो न्यूट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मेरे पास में वो आ जाएगी कुछ 30.835 रूट ऑफ टी एंगस्ट्रॉम। टी की डिफरेंट वैल्यूज में पुट करके हम डिफरेंट वेवलेंथ जो है न्यूट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है। ये हो जाएगी आपके न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 30.835 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम, which T is what? T tends to temperature. क्लियर है? ये हो जाएगी आपके न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? मैं रब कर सकता हूँ इसे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्यों रब कर रहा हूँ? क्योंकि एक वेवलेंथ और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ gaseous particle, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी? गैशियस पार्टिकल, गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल्स के पास में तो कुछ स्लाइटली मास और वेलोसिटी और एनर्जी हो सकती है ना, हो सकती है, क्लियर है। तो गैस पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? गैस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, ठीक है, जो रिलेशन होगा वो यही होगा, h अपॉन रूट 2m/e²। क्लियर है? नाउ एनर्जी, यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हम कैलकुलेट करने चाहते हैं तो ये जो है एनर्जी, ये हमारे पास में एक रिलेशन के थ्रू आती है, ठीक है। कौन से रिलेशन के थ्रू? E k इज इक्वल टू 3/2 kT। अगर आपने 11th क्लास में kT ही चैप्टर पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्लियर है? क्या पढ़ा हो? केटीजी चैप्टर पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो उसके अंदर एक लॉ पढ़ा होगा आपने, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। उस लॉ से हमें गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो मिलती है 3/2 kT। ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कितनी होगी? 3/2 kT। डायटोमिक हो जाएगा तो ये 5/2 kT हो जाएगी, ट्राइटोमिक हो जाएगा, और लीनियर या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो 6/2 kT या 7/2 kT। मालूम है आपको? क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है? 3 यहाँ पर डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। किसको डिनोट कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। कुछ, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ये भी ध्यान रखें इन चीजों को। 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया जाता है आपको फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डायटोमिक ट्राइटोमिक भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ठीक है, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू कितनी मिलती है हमें? 3/2 kT। बच्चे याद रखें, K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is your absolute temperature, T is your what? Absolute temperature, जिसको हम किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे, क्लियर है। तो अगर एनर्जी का रिलेशन हो गया तो लैम्डा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा? 6.62 10 टू द पावर, या फिर एक मिनट, h अपॉन रूट 2m इंटू 3/2 kT। ई की जगह इनपुट क्या करेंगे? 3/2 kT, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में रिलेशन रह जाएगा बच्चों h अपॉन रूट 3m/kT। कितना रिलेशन आ जाएगा? h अपॉन रूट 3m/kT। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। m और t दोनों ही वेरिएबल होंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स का मास जो है, मॉलिक्यूलर मास या मास जो है वो अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। वो आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें डेटा जो है वो गिवन होगा, डोंट वरी, बट आपको यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। नोट कीजिए इसको जरा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज का लेक्चर हमारा हम यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पुट करेंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे हमारे लास्ट टॉपिक, चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है, ठीक है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसको समझिए गाइस, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय, ओके, थैंक यू।